हेलो फ्रेंड्स। सोशल साइंस की अपनी लास्ट वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा। हम अपने आज के वीडियो में नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, कितने अनुच्छेदों के बीच में ये आते हैं और इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो संविधान का अपना भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व आते हैं जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में आते हैं। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में जितने भी अनुच्छेद आते हैं वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं, जिसकी इंग्लिश है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसे डीपीएसपी कहते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान ने इन तत्वों को आयरलैंड से लिया है। ये चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं या किस देश से हमने लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हमने, तो आयरलैंड से लिए हैं। मौलिक अधिकार किससे लिए थे, तो हमने अमेरिका से लिए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण की भावना को रखते हैं। इन तत्वों को राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, अतः इनके हनन होने की स्थिति में न्यायालय की शरण में नहीं ली जा सकती। कहने का मतलब है नीति निर्देशक तत्व से सीधा संबंध होता है कल्याणकारी राज्य से। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो चाहे तो इन्हें माने चाहे ना माने। ठीक है, मान लिया अगर कोई नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, कि हमें राज्य का विकास करना है, देखिए विकास राज्य के विकास से संबंधित होते हैं जितने भी इसमें तत्व आते हैं। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद हैं वो विकास से संबंधित हैं किसी भी राज्य के। राज्य चाहे तो उन्हें लागू करे चाहे तो ना लागू करे। ठीक है, आप फोर्स नहीं कर सकते, आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते कि ऐसा नहीं कर रही है राज्य सरकार। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस बात को देखते हुए केटी साहा ने नीति निर्देशक तत्व की तुलना उस चेक से की है जिसकी भुगतान की शक्ति बैंक मैनेजर की इच्छा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो बैंक मैनेजर है वो आप समझ सकते हैं उसे किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी राज्य है उसकी जो गवर्नमेंट है उसे आप बैंक मैनेजर मान सकते हैं। ठीक है, तो बैंक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेक के बदले आपको रुपए देता है कि नहीं देता है। वैसे ही गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो चाहे तो जो ये अनुच्छेद हैं उन्हें उनका पालन करती है या नहीं करती है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता इसके लिए। अब जो डीपीएसपी के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इसमें अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है, तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी ने इसे राम राज्य की संज्ञा दी है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों कहा है राम राज्य से गांधी जी ने, क्योंकि ग्राम पंचायतों का जब गठन किया जाएगा तो गाँव का विकास होगा। जब गाँव का विकास होगा तो किसी कस्बे का विकास होगा, किसी शहर का विकास होगा और इससे पूरे देश का विकास होगा। इसलिए गांधी जी ने इसे राम राज्य की संज्ञा दी थी। इसलिए याद रखना अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 42 जो है उसमें बात की गई है मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध, मतलब माँ बनने पर जो सहायता वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है उसकी बात की गई इसमें अनुच्छेद 42 में, याद रखना। उसके बाद है अनुच्छेद 44 जिसमें बात की गई है समान नागरिक सहायता की। गोवा एकमात्र राज्य है जो इस अनुच्छेद को अपनाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जितने भी इस राज्य के जो नागरिक होंगे जिसमें ये अप्लाई होता है, जैसे कि गोवा में, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके लिए सब चीज़ें एक जैसी रहेंगी। जितने भी कानून होंगे वो सेम होंगे, चाहे वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, चाहे वो विवाह करते हैं, चाहे वो तलाक लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों में जो भी, वैसे क्या होता है कि हर राज्य में क्या रहता है, मुस्लिम बोर्ड का अलग रहता है, हिंदुओं का अपना अलग रहता है रीति रिवाज, लेकिन इसमें सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो भेदभाव को कम करने के लिए ये चीज़ अपनाई जाती है। तो अभी तक ये गोवा में अपनाई गई है, एकमात्र राज्य है जो इस अनुच्छेद को अपनाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 45। ठीक है, इसमें बात की गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि ये नीति निर्देशक तत्व में पहले शामिल किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे किसी भारत में, उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन क्या है कि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता था कि वो चाहे तो इस चीज़ को अपनाए चाहे ना अपनाए। ठीक है, लागू करें या ना लागू करें। इसलिए इसे बाद में क्या किया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया। 21 का के अंतर्गत हमने इस चीज़ को पढ़ा भी था, यही सेम चीज़ है, इसे उसमें पढ़ा। क्योंकि मौलिक अधिकार को क्या है कि आपको लागू ही लागू करना है। ठीक है, आप उसे ना नहीं कर सकते, कोई भी राज्य उसे ना नहीं कर सकता, उसे लागू करना ही पड़ेगा। लेकिन अनुच्छेद 45 में जब ये था तब इसे राज्य के ऊपर डिपेंड था, वो चाहे तो लागू करे चाहे ना करे, इसलिए इसे बाद में मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था।
इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अनुच्छेद 47 में किसकी बात की गई? तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करेगी। मतलब किसी भी राज्य में जो गरीब लोग हैं उनके पोषाहार स्तर को ऊपर कर रखना है, उनके जीवन स्तर को ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, अगर वो गरीब हैं तो उन्हें सुविधाएं देनी है, चाहे आप फ्री में अनाज बांटें चाहे कुछ भी करें, लेकिन उनके जो जीवन स्तर है उसे ऊपर ले जाना है। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद क्या अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात की गई अनुच्छेद 48 में। ठीक है, तो कृषि एवं पशुपालन संगठन आ जाएगा अनुच्छेद 48 में। और अनुच्छेद 48 का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई चीज़ें जो थी वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में। ठीक है, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना कि कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें कई चीज़ों में संशोधन किया गया था, कई चीज़ें जोड़ी गई थी संविधान में। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा गया अनुच्छेद 48 का में? तो पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, 48 का में क्या आता है? तो पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा आती है, ये चीज़ याद रखना। अब अनुच्छेद 49 की अगर हम बात करें तो इसमें है राष्ट्रीय स्मारक और महत्वपूर्ण वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं वगैरह हैं, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकल हैं उनका संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में आता है, ये चीज़ याद रखना। और अनुच्छेद 50 में किस चीज़ की बात की गई है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। ठीक है, इसमें क्या किया? अनुच्छेद 50 के द्वारा हमने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया है। ठीक है, तो कई बार पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से किस अनुच्छेद में अलग किया गया है, किस अनुच्छेद से पृथक किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में इस चीज़ की बात की गई है। अब अनुच्छेद 51 भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि अनुच्छेद 51 में किसकी बात की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि करना। ठीक है, प्रति राज्य का कर्तव्य होगा, ये चीज़ जोड़ी गई है डीपीएसपी के अंतर्गत में, यानी कि नीति निदेशक तत्व के अंदर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे हमने उनके बारे में पढ़ लिया। इन चीज़ों को रट लेना। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, 44 इंपॉर्टेंट है, 45 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 48 का इंपॉर्टेंट है, 51 इंपॉर्टेंट है। इन सबको अच्छे से रट लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाग 4 का की। अभी तक हम भाग 4 की बात कर रहे थे जिसमें नीति निर्देशक तत्व आते थे, यानी कि डीपीएसपी आते थे। अब हम बात कर रहे हैं भाग 4 का की। ठीक है, जिसे बाद में जोड़ा गया। मोस्टली जितने भी का से जोड़े जाते हैं या एक से जोड़े जाते हैं तो आप समझ लो कि ये चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, जो मूल संविधान था इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं थी, इन्हें बाद में जोड़ा गया। तो ये जो भाग 4 का है इसे बाद में जोड़ा गया। इसमें हमने किसे जोड़ा है? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है कि कुछ मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, जो भी भारत देश है इसकी जो जनता है उसके कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में बात की गई है। 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। अनुच्छेद 51 का में इस चीज़ की बात की गई। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 का में आता है ये चीज़, अगर भाग की बात करेंगे तो भाग 4 का में आता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखना कि अनुच्छेद 51 का में क्या किस चीज़ की बात की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की बात की गई। या भाग 4 का में किस चीज़ की बात की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। अब देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, क्या क्या है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। देख लिया कि इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसलिए मिनी संविधान मैंने क्यों बताया था, क्योंकि कई चीज़ें जोड़ी गई थी। मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में यह 11 है। ठीक है, जब इसकी की गई थी, जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब इनकी संख्या कितनी थी? तो 10 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो 11 है, क्योंकि एक और जोड़ दिया गया इसमें मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। देखिए, एक चीज़ क्वेश्चन ये बनेगा 1 नंबर में कि मौलिक कर्तव्य को हमने किस देश से लिया है? तो आपने किससे लिया है? तो यूएसएसआर से लिया है। चाहे यूएसएसआर आपको देखने को मिलेगा, चाहे सोवियत संघ देखने को मिल जाएगा, या आपको रसिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज के समय का जो रसिया है पहले वो कई देशों से मिलकर बना था, तो पूरे संगठन को से बोलते थे हम लोग यूएसएसआर। ठीक है, याद रखना, रसिया के साथ कई देश शामिल थे इसमें, तो उनके पूरे संगठन को यूएसएसआर कहते थे। अब वो अलग हो गए तो रसिया अलग हो गया। ठीक है, वो देश अलग हो गए, तो पहले से यूएसएसआर कहते थे। यहीं से हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे। और किसकी सिफारिश पर लिए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए थे। ये चीज़ भी याद रखना कि किस समिति ने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की, तो स्वर्ण सिंह समिति ने। अब कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं इनके बारे में लिखने को आ चुका है एग्जाम में, इसलिए इन्हें भी अच्छे से याद कर लेना। तो पहला है कर्तव्य हमारा कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, क्या कर्तव्य है हमारा? पहला कि संविधान का हमें पालन करना है, उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है और जो राष्ट्रगान है उसका हमें आदर करना है।
दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, जो स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उन्हें प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उन्हें हमें अपने हृदय में रखना है और उनका पालन करना है। तीसरा कि भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रहें। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। फिर फोर्थ है कि देश की रक्षा करें। फिफ्थ पॉइंट है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना का निर्माण करें। सिक्स पॉइंट है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक है, जो सामाजिक संस्कृति है और जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को हमें समझना है और उसका परीक्षण करना है। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि सातवें पॉइंट में किसकी बात की है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात की है कि उसकी हमें रक्षा करनी है, उसका संवर्धन करना है। 8 पॉइंट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का विकास करें। 8वां पॉइंट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का विकास करें। 9th पॉइंट है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, उसे सुरक्षा प्रदान करें, इसकी बात की गई है। और 10वें पॉइंट में हमने बात की है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, जो व्यक्तिगत है और जो सामूहिक गतिविधियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं उसमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने मतलब ऊपर बढ़ने की ओर प्रयास करें। फिर 11वें पॉइंट जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, इसमें किसकी बात की है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना। मतलब पहले क्या था कि सरकार ने तो अपनी तरफ से फ्री कर दिया बच्चों के लिए, लेकिन अब टीचर और जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चों को भेजते हैं स्कूल के नहीं भेजते हैं। अगर वो स्कूल ही नहीं भेजेंगे तो अगर सरकार करना भी चाहती है तो भी फेल हो जाएगी वो अपने प्लान में। ठीक है, कि उन्होंने तो बच्चों के लिए फ्री कर रखा है, लेकिन अगर माता पिता नहीं भेजेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इस अनुच्छेद का। तो इसलिए इसमें क्या किया, मौलिक कर्तव्यों में से शामिल कर दिया कि प्रत्येक माता पिता और जो संरक्षक है बच्चे के, उनका ये कर्तव्य है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है, उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाएं और उन्हें पढ़ाई करवाएं। ठीक है, ये उनका कर्तव्य जोड़ दिया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में से जोड़ दिया गया। तो ये 11 पॉइंट हो गए आपके पूरे। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य हमारे, और इसी के साथ सिविक्स भी अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।